हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री बाय शिव कुमार सर में। और आज के वीडियो में हम आपके लिए लाए हैं उपसहसंयोजी यौगिकों का सामान्य परिचय। अब देखिए, उपसहसंयोजी यौगिकों का सामान्य सूत्र इस प्रकार होता है। एक मुख्य आयन होता है और एक संकुलायन होता है। एक संकुलायन होता है, एक मुख्य आयन होता है। अब क्योंकि उपसहसंयोजी यौगिक किसके अंतर्गत आते हैं? अकार्बनिक रसायनों के अंतर्गत आते हैं। और मैंने पहले आपको बताया था कि अकार्बनिक यौगिकों में धनायन पहले लिखा जाता है और ऋणायन बाद में लिखा जाता है। तो अगर यहां पर हम देखें तो K4 पहले लिखा हुआ है, इसका मतलब ये धनायन है, और FeCN का 6 बाद में लिखा हुआ है, इसका मतलब ये ऋणायन है। इसमें देखें FeH2O का 6 यानी ये पहले लिखा हुआ है तो ये धनायन है, और SO4 बाद में लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है कि ये ऋणायन है। अब इनके सामान्य परिचय को पर नजर डालें तो ये जो क्षेत्र है, ये क्षेत्र, या आप कह सकते हैं ये क्षेत्र कहलाता है आयन मंडल। क्या कहलाता है? आयन मंडल। यानी जो बड़े कोष्ठक से बाहर का जो क्षेत्र है वो कहलाता है आयन मंडल। इस बड़े कोष्ठक का पूरा जो क्षेत्र है, ये पूरा क्षेत्र, ये पूरा क्षेत्र कहलाता है उप सह संयोजन मंडल। ये क्या कहलाता है? उप सह संयोजन मंडल। यानी ये पूरा क्षेत्र क्या कहलाएगा? उप सह संयोजी मंडल। उप सह संयोजक, संयोजन कर देते हैं, चलो, संयोजन मंडल। इसमें जो ये है कोष्ठकों में लिखे हुए हैं, ये Cn का 6 या H2O का 6, ये जो लिखे हुए हैं, इनको हम कहते हैं लीगेंड। क्या कहते हैं इन्हें? लीगेंड। यानी ये क्या है? ये है लीगेंड। इसमें जो ये लिखा हुआ है इसे कहते हैं केंद्रीय धातु परमाणु या आयन। इसे इंग्लिश शब्द सेंट्रल मेटल एटम या सेंट्रल मेटल आयन यानी CMA या CMI कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? CMA या CMI कहते हैं, केंद्रीय धातु परमाणु या आयन। इसमें जो ये संख्या लिखी हुई है, ये संख्या कहलाती है समन्वय संख्या। क्या कहलाती है? समन्वय संख्या, या इसे कह सकते हैं हम उप सह संयोजन संख्या। या तो समन्वय संख्या कह लीजिए या उप सह संयोजन संख्या कह लीजिए। इसमें ये है, ये रही, ये क्या है? समन्वय संख्या या उप सह संयोजन संख्या। इस CMA पर एक आवेश होता है, इस CMA पर एक धनावेश होता है, और इस धनावेश को कहते हैं हम ऑक्सीकरण संख्या। क्या कहते हैं? ऑक्सीकरण संख्या, ऑक्सीडेशन नंबर। क्या कहते हैं इसे? ऑक्सीकरण संख्या। यानी यहां पर क्या है? ये क्या है? ऑक्सीकरण संख्या है। अब देखिए, ये इस
उपसहसंयोजन यौगिक या हम कह सकते हैं संकुल यौगिक या संकल लवण, इनका यह सामान्य परिचय है। इसमें इस बड़े कोष्ठक और इस पूरे, ये जो पूरा भाग है, ये दोनों संयुक्त रूप से जिस भाग में है, इस पूरे भाग को हम संयुक्त रूप में कहते हैं संकुल आयन। क्या कहेंगे? संकुल आयन, या कह सकते हैं जटिल आयन। क्या कहेंगे इसे? जटिल आयन। अब देखिए, अब हम इन सब की एक एक करके परिभाषा देखेंगे। इन सब की एक एक करके क्या देखते हैं हम? परिभाषा। तो पहली परिभाषा आयन मंडल देखते हैं। क्या देखते हैं? आयन मंडल देखते हैं। आयन मंडल क्या है? अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाएं तो अपने आप इन परिभाषाओं को बना सकते हैं। आयन मंडल क्या है? उपसह, इसे कहते हैं उपसह संयोजन मंडल। अब उपसह संयोजन मंडल के बाहर का जो क्षेत्र होता है, या तो इधर का क्षेत्र हो या इधर का क्षेत्र हो, तो उपसह संयोजन मंडल से के बाहर का जो क्षेत्र होता है उसे हम क्या कहते हैं? आयन मंडल कहते हैं। या हम ऐसे कह सकते हैं वह क्षेत्र जिसमें धनायन अथवा ऋणायन उपस्थित होता है। देखिए यहां पर ये धनायन उपस्थित है, यहां पर ये ऋणायन उपस्थित है, तो वह क्षेत्र जिसमें धनायन और ऋणायन उपस्थित होता है उसे हम क्या कह सकते हैं? आयन मंडल कह सकते हैं। तो इसकी हम दो डेफिनेशन देख सकते हैं। एक, उपसह संयोजन मंडल से बाहर का जो क्षेत्र होता है उसे हम क्या कहते हैं? आयन मंडल कहते हैं। या वह मंडल या वह क्षेत्र जिसमें धनायन या ऋणायन उपस्थित होते हैं क्या कहलाते हैं? आयन मंडल कहलाते हैं। उसे क्या कहते हैं? आयन मंडल कहते हैं। तो आयन मंडल की परिभाषा देखते हैं। उपसह संयोजन मंडल से बाहर का वह क्षेत्र, उपसह संयोजन मंडल से बाहर का क्षेत्र आयन मंडल कहलाता है। अथवा दूसरी डेफिनेशन देखेंगे, संकुल यौगिकों में उपस्थित वह क्षेत्र जिसमें धनायन व ऋणायन उपस्थित होते हैं आयन मंडल कहलाता है। जैसे हम इस उदाहरण को लें तो इसमें K4 FeCN का होल 6 में जो ये बड़ा कोष्ठक में FeCN का होल 6 लिखा हुआ है, इससे बाहर का क्षेत्र यानी इधर का क्षेत्र और इधर का क्षेत्र क्या कहलाएगा? आयन मंडल कहलाएगा। या वह क्षेत्र जिसमें K4 उपस्थित है। इसमें देखें तो वह क्षेत्र जिसमें SO4 माइनस उपस्थित है क्या कहलाएगा? आयन मंडल कहलाएगा। अब दूसरी बात देखते हैं। अब हम देखते हैं उपसह संयोजन मंडल के बारे में। उपसह संयोजन मंडल, तो देखिए उपसह संयोजन मंडल क्या है? उपसह संयोजन मंडल क्या है? वह क्षेत्र जो बड़े कोष्ठक में उपस्थित होता है। वह क्षेत्र जो बड़े कोष्ठक में उपस्थित होता है क्या कहलाता है? उपसह संयोजन मंडल कहलाता है। अथवा इसकी दूसरी डेफिनेशन दे सकते हैं, ये क्या है? CMA। ये क्या है? लीगेंड। तो वह क्षेत्र जिसमें CMA और लीगेंड उपस्थित होते हैं क्या कह सकते हैं? वह क्षेत्र जिसमें CMA व लीगेंड उपस्थित होते हैं क्या कहलाता है? उपसह संयोजन मंडल कहलाता है। क्या कहलाता है? उपसह संयोजन मंडल कहलाता है। चलो अब इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। इसकी डेफिनेशन क्या है? तो उपसह संयोजन मंडल की क्या परिभाषा है? संकुल यौगिकों का वह क्षेत्र जिसमें CMA या CMI यानी केंद्रीय धातु परमाणु या आयन तथा लीगेंड उपस्थित होते हैं। ये केंद्रीय धातु परमाणु है, ये लीगेंड है, ये दोनों जहां उपस्थित होते हैं वह क्षेत्र क्या कहलाता है? उपसह संयोजन मंडल कहलाता है। और इसे बड़े कोष्ठक से प्रदर्शित करते हैं। अगर हम इसे देखें उदाहरण, तो ये बड़े कोष्ठक के अंदर का जो क्षेत्र है जिसमें Fe और CN उपस्थित है, ये अंदर का क्षेत्र क्या कहलाएगा? उपसह संयोजन मंडल कहलाएगा। ये चित्र क्या कहलाएगा? उपसह संयोजन मंडल कहलाएगा। अब बात करते हैं हम, चलो ये समन्वय संख्या की। क्या बात करते हैं? समन्वय संख्या किसे कहते हैं? अब समन्वय संख्या क्या है? समन्वय संख्या
लिगेंडों की संख्या होती है, यानी लिगेंडों द्वारा दान दिए गए इलेक्ट्रॉन युग्मों की संख्या। अब दान किसे दिया गया है? CMA को। लिगेंडों द्वारा दान दिए गए इलेक्ट्रॉन युग्मों की संख्या क्या कहलाती है? समन्वय संख्या कहलाती है। यानी ये जो लिगेंड है ये इस CMA को इलेक्ट्रॉन युग्म दान देते हैं। अब जितने इलेक्ट्रॉन युग्म ये दान देते हैं वो उसकी क्या कहलाती है? समन्वय संख्या। अब जैसे आगे आएगा ये CN क्या है? एक दंतुल लिगेंड है। अब जब एक दंतुल लिगेंड है तो ये CN के 6 परमाणु एक एक इलेक्ट्रॉन युग्म इसे दान दे रहे हैं। CN के 6 आयन एक एक इलेक्ट्रॉन युग्म इसको दे रहे हैं। तो कहने का मतलब क्या है? CMA को लिगेंड द्वारा दिए गए इलेक्ट्रॉन युग्म की जो कुल संख्या होती है वो क्या कहलाती है? इस की समन्वय संख्या कहलाती है। किसकी? लिगेंड की समन्वय संख्या, या हम कह सकते हैं Fe केंद्रीय धातु परमाणु की समन्वय संख्या कहलाती है। अब इसकी डेफिनेशन देखते हैं, इसकी डेफिनेशन क्या होती है। देखिए, तो समन्वय संख्या या उपसहसंयोग संख्या, जिसे इंग्लिश में कोऑर्डिनेशन नंबर कहते हैं, इसकी डेफिनेशन क्या है? लिगेंड द्वारा CMA या CMI को दान देने वाले इलेक्ट्रॉन युग्म की संख्या क्या कहलाती है? CMA की समन्वय संख्या कहलाती है। या तो ये डेफिनेशन दे सकते हैं, दान देने वाले इलेक्ट्रॉन युग्म की संख्या, यानी CMA कितने इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण कर रही है। दूसरा, केंद्रीय धातु परमाणु यानी CMA से जुड़े हुए एक दंतुल लिगेंडों की संख्या। ये भी कह सकते हैं, जैसे ये क्या है? CN क्या है? एक दंतुल लिगेंड है। आगे टॉपिक में बताया जाएगा CN क्या है? एक दंतुल लिगेंड है। तो कितने CN जुड़े हुए? 6 CN जुड़े हुए। तो Fe की समन्वय संख्या क्या हो गई? 6 हो गई। तो CMA से जुड़े हुए एक दंतुल लिगेंड की संख्या भी क्या कहलाती है? समन्वय संख्या कहलाती है। दूसरी बात, CMA से जुड़े हुए दाता परमाणुओं की संख्या, हम दाता परमाणु की संख्या भी क्या कहलाती है? CMA की समन्वय संख्या कहलाती है। यानी यहां पर दाता परमाणु कितने हैं? 6 हैं। तो समन्वय संख्या क्या होगी? 6 होगी। कहने का मतलब क्या है? या तो दान देने वाले इलेक्ट्रॉन युग्म की संख्या कह सकते हैं, या हम कह सकते हैं एक CMA से जुड़े हुए एक दंतुल लिगेंडों की संख्या, या हम कह सकते हैं CMA से जुड़े हुए दाता परमाणु की संख्या। ये क्या कहलाती है? समन्वय संख्या कहलाती है। इसमें K4FeCN6 में Fe की समन्वय संख्या क्या है? Fe की समन्वय संख्या 6 है। कितनी है? 6 है। अब प्रश्न आता है, चलो समन्वय संख्या हो गई, अब प्रश्न आता है ऑक्सीकरण संख्या किसे कहते हैं? तो ऑक्सीकरण संख्या क्या है? CMA पर उपस्थित आवेश की संख्या या CMA पर उपस्थित आवेश का मान क्या कहलाता है? CMA की ऑक्सीकरण संख्या कहलाती है। यानी Fe पर कितना आवेश उपस्थित है, ये आवेश का मान ही क्या कहलाएगा? ऑक्सीकरण संख्या कहलाएगा। चलो इसकी डेफिनेशन देखते हैं। अब बात करते हैं ऑक्सीकरण संख्या। ऑक्सीकरण संख्या क्या है? मैंने आपको बताया, CMA या CMI पर उपस्थित आवेश का मान क्या कहलाता है? CMA की ऑक्सीकरण संख्या कहलाता है। यानी K4FeCN6 में Fe की ऑक्सीकरण संख्या कितनी है? 2 है। अब प्रश्न आता है कि इसकी ऑक्सीकरण संख्या हमने निकाली कैसे है? तो अगर हम देखें तो K पर आवेश कितना होता है? +1। CN पर आवेश कितना होता है? -1। तो Fe पर आवेश हम निकाल सकते हैं? नहीं निकाल सकते हैं। अगर Fe पर आवेश हमें निकालना है तो हम क्या करेंगे? K4 + Fe + CN6 इनको अलग अलग लिख करके और इन पर कोई आवेश नहीं होता है तो उसके बराबर कर देते हैं 0। अब इन संख्याओं में अब जैसे K का मान रखेंगे 1, K का मान कितना है? 1, और 1 में K को गुणा हो रहा है 4, + Fe + CN का मान कितना है? -1, और -1 में कितने का गुणा हो रहा है? 6 का, बराबर 0। 4 का गुणा 1 4 + Fe, और ये माइनस के हो गए 6, बराबर 0। तो Fe, ये प्लस के 4 माइनस के 6 कितने बचे? -2, बराबर 0। तो Fe की ऑक्सीकरण संख्या ये इधर जाएगी तो क्या हो जाएगी? +2। कितना हो जाएगी? +2। और यही मैंने बताया है कि Fe की ऑक्सीकरण संख्या कितनी है? +2 है।
अब ऑक्सीकरण संख्या हम निकालेंगे, किसी अलग से हम एक वीडियो बनाएंगे जिसमें ऑक्सीकरण संख्या निकालना आपको बताएंगे। अब अगला प्रश्न आता है संकुल आयन या जटिल आयन। ये तो अगर हम इसकी डेफिनेशन देखें, अगर इसकी डेफिनेशन देखें तो हम क्या कर लिख सकते हैं कि वह आयन जिसमें Fe क्या है, CMe है, Cn क्या है, लिगेंड है, जिसमें Fe और Fe मतलब CMa और लिगेंड एक दूसरे से उपसहसंयोजी बंध द्वारा जुड़े रहते हैं। बताइए Fe और Cn दोनों किससे जुड़े हुए हैं? इनके बीच में जो बंध है वो कौन सा बंध है? उपसहसंयोजी बंध है। तो वह आयन जिसमें CMa व लिगेंड दोनों एक दूसरे से उपसहसंयोजी मंडल द्वारा जुड़े रहते हैं, क्या कहलाते हैं? संकुल आयन कहलाते हैं या जटिल आयन कहलाते हैं। यानी Fe CMa है, Cn लिगेंड है और CMa और लिगेंड एक दूसरे से किससे जुड़े हुए हैं? उपसहसंयोजी बंध से जुड़े हुए हैं। तो इसकी डेफिनेशन देखते हैं। तो संकुल आयन क्या है? वह आयन जिसमें CMa या CMI तथा लिगेंड एक दूसरे से उपसहसंयोजी बंध द्वारा जुड़े होते हैं, संकुल आयन कहलाते हैं। अब देखिए ये है K4FeCN का होल 6, इसमें FeCN का होल 6 संकुल आयन है क्योंकि इस पर ऋण 4 आवेश है। और अगर हम इसकी बात करें FeH2O होल 6 SO4 तो इसमें यह संकुल आयन हो गया, इस पर +2 आवेश है। इस पूरे संकुल पर कितना आवेश है? +2 आवेश है। तो यह जो बड़े कोष्ठक में उपस्थित जो क्षेत्र होता है, जो स्थान होता है, उसे तो हम कहते हैं उपसहसंयोजी मंडल। और इन जो इसमें जो CMa और H2O उपसहसंयोजी बंध से जो जुड़े होते हैं, इसे हम कहते हैं क्या? संकुल आयन कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? हम संकुल आयन कहते हैं। यानी इस कोष्ठक के अंदर का जो क्षेत्र है, जो स्थान है, उसे तो हम कहेंगे क्या? उपसहसंयोजी मंडल। और ये जो आपस में इस क्षेत्र में उपसहसंयोजी मंडल में जो Fe और Cn आपस में, यानी CMa और लिगेंड आपस में उपसहसंयोजी बंध से जुड़े हुए हैं, इसे हम क्या कहेंगे? संकुल आयन कहेंगे। लेकिन ये संकुल आयन 3 प्रकार के होते हैं। संकुल आयन कै प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? नंबर 1 होता है धन संकुल आयन, एक होता है ऋण संकुल आयन, एक होता है उदासीन संकुल आयन। ये कै प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। लेकिन पहले ये जो संकुल आयन होते हैं 2 प्रकार के होते हैं, सम संकुल आयन और विषम संकुल आयन। सम संकुल आयन और विषम संकुल आयन क्या होते हैं? सम संकुल आयन होते हैं जो जिसमें केवल एक ही प्रकार के लिगेंड उपस्थित होते हैं, जिसमें केवल एक ही प्रकार के लिगेंड उपस्थित होते हैं, उन्हें तो कहते हैं सम संकुल आयन। और जिसमें अलग अलग भिन्न भिन्न प्रकार के या एक से अधिक प्रकार के लिगेंड उपस्थित होते हैं, उस संकुल आयन को कहते हैं विषम संकुल आयन। उस संकुल आयन को क्या कहेंगे? विषम संकुल आयन। जैसे अगर हम सम संकुल आयन की बात करें तो ये क्या है? FeCN का होल 6 ये क्या है? एक सम संकुल आयन है क्योंकि इसमें एक ही प्रकार का लिगेंड है। इसकी बात करें, ये क्या है? सम संकुल आयन है क्योंकि इसमें एक ही प्रकार का लिगेंड उपस्थित है। तो पहले तो संकुल आयन कै प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के, सम संकुल आयन और विषम संकुल आयन। और फिर आवेश के आधार पर देखें तो ये 3 प्रकार के होते हैं, धन संकुल आयन, ऋण संकुल आयन और उदासीन संकुल आयन। धन संकुल आयन आपको मालूम है वे संकुल आयन जिन पर धनावेश उपस्थित होता है। देखिए इसमें इस पर धनावेश उपस्थित है +2, इसलिए कौन सा है? धन संकुल आयन है। इसको हटा दी जाए तो ये क्या है? धन संकुल आयन है। ऋण संकुल आयन क्या है? जिस पर ऋणावेश, अब देखिए इसमें ऋणावेश उपस्थित है तो ये क्या है? ऋण संकुल आयन है। और उदासीन संकुल आयन जिस पर कोई भी आवेश उपस्थित न हो, उसे हम कहेंगे उदासीन संकुल आयन। चलो इनकी डेफिनेशन देखते हैं, क्या डेफिनेशन है। तो लिगेंडों के आधार पर जो संकुल आयन या जटिल आयन होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं।
पहला समसंकुलान होता है। और समसंकुलान किसे कहते हैं? वे संकुलान जिसमें एक ही प्रकार के लिगेंड उपस्थित होते हैं। मैंने बताया केवल एक ही प्रकार के लिगेंड उपस्थित हों, ऐसे आयनों को हम क्या कहते हैं? समसंकुलान कहते हैं। जैसे FeCN का आवश्यक, देखो इसमें CN एक ही प्रकार के लिगेंड है या नहीं है? FeH2O6 H2O एक ही प्रकार के लिगेंड है कि नहीं है? FeNH3 एक ही प्रकार के लिगेंड है या नहीं है? PTCl का 6 इसमें Cl एक ही प्रकार के लिगेंड है या नहीं है? दूसरी बात, विषम संकुलान क्या कहलाते हैं? वे संकुलान जिनमें दो या अधिक प्रकार के लिगेंड उपस्थित होते हैं, वो क्या कहलाते हैं? विषम संकुलान कहलाते हैं। अब देखिए इसमें क्या है? यहाँ H2O का होल 4। तो देखिए H2O और CN दो प्रकार के लिगेंड उपस्थित हैं या नहीं है? इसमें देखो H2O एक लिगेंड, Cl2 दूसरा लिगेंड, Br तीसरा लिगेंड। तो इसमें तीन प्रकार के लिगेंड उपस्थित हैं नहीं है? तो जिनमें एक से दो से अधिक, दो या दो से अधिक प्रकार के लिगेंड उपस्थित हों, क्या कहलाते हैं? विषम संकुल आयन कहलाते हैं। अब देखिए हम अगर इन संकुलों को देखें तो ये ऋणान लगा हुआ है, इस पर ऋणात्मक चिन्ह लगा हुआ है नहीं लगा हुआ है? इस पर प्लस आवेश लगा हुआ है नहीं लगा हुआ है? इस पर प्लस आवेश है या नहीं है? इस पर क्या है? ऋण आवेश है या नहीं है? लेकिन यहां पर अगर हम देखें तो कोई आवेश नहीं है, कोई आवेश तो नहीं है। इस आवेश के आधार पर जो लिगेंड होते हैं वो कै प्रकार के होते हैं? तीन प्रकार के। ये संकुलान कै प्रकार के होते हैं? तीन प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? धनात्मक संकुल आयन, या हम कह सकते हैं धनात्मक संकुल, और ऋणात्मक संकुल आयन, और उदासीन संकुल आयन। अब देखिए धनात्मक संकुल आयन किसे कहेंगे? इसकी मैं डेफिनेशन नहीं बताऊंगा, अपने आप लिख सकते हो आप, मैं बोलता जाऊंगा आप लिख सकते हो। धनात्मक संकुल किसे कहेंगे? वह संकुल आयन जिस पर धनावेश उपस्थित होता है धनात्मक संकुल आयन कहलाता है। अब देखिए क्या इस पर धनावेश उपस्थित नहीं है? इस पर जब इस पर धनावेश उपस्थित है +2, तो ये कौन सा है? धनात्मक संकुल हुआ या नहीं हुआ? इस पर +3 आवेश उपस्थित है या नहीं है? जब इस पर +3 आवेश उपस्थित है तो ये धनात्मक संकुल हुआ या नहीं हुआ? ऐसे ही बहुत सारे संकुल होते हैं। दूसरा आ गया ऋणात्मक संकुल आयन। तो वे संकुल आयन जिन पर ऋण आवेश उपस्थित होता है क्या कहलाते हैं? ऋणात्मक संकुल आयन कहलाते हैं। अब बताइए ये ऋणात्मक संकुल आयन है या नहीं है? ऋणावेश उपस्थित है तो ऋणात्मक संकुल आयन है या नहीं है? ये ऋणात्मक संकुल आयन है या नहीं है? ऋणावेश उपस्थित है। तो जिस पर ऋणावेश उपस्थित हो ऋणात्मक संकुल आयन कहलाता है। और उदासीन संकुल आयन, वे संकुल आयन जिन पर कोई आवेश उपस्थित नहीं हो, यानी जिन पर कोई आवेश न हो, उन्हें क्या कहते हैं? उदासीन संकुल आयन कहते हैं। बताइए इन पर कोई आवेश है या नहीं है? कुछ डला हुआ है? कोई आवेश नहीं है तो ये क्या है? उदासीन संकुल आयन है या नहीं है? ये देखिए इन पर कोई आवेश है यहाँ पर। जब इन पर कोई आवेश नहीं है तो कौन सा आवेश हो गया? ये उदासीन संकुल आयन हो गई कि नहीं हो गई? तो अगर हम लिगेंडों के प्रकार के आधार पर देखें तो संकुलान दो प्रकार के होते हैं, समसंकुलान और विषम संकुलान। और आवेश के आधार पर देखें तो संकुलान तीन प्रकार के होते हैं, धन संकुलान, ऋण संकुलान और उदासीन संकुलान, या धनात्मक संकुलान, ऋणात्मक संकुलान, उदासीन संकुलान। अब चलो ये संकुलान हो गए। अब प्रश्न आता है कि CMA किसे कहते हैं? केंद्रीय धातु परमाणु किसे कहते हैं? भाई ये भी तो एक सामान्य परिचय में है CMA। तो CMA की डेफिनेशन हम क्या देंगे? वह धातु या वह धातु आयन, धातु भी है या धातु आयन हो सकता है, दोनों ही हो सकते हैं। तो वह धातु जो लिगेंड से इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण करता है, क्या अभी मैंने बताया नहीं था लिगेंड इसको इलेक्ट्रॉन युग्म दान देते हैं, तो उन इलेक्ट्रॉन युग्मों को ग्रहण कौन करता है? ये CMA ग्रहण करता है या नहीं करता है? तो वह धातु या वह धातु आयन जो लिगेंड द्वारा दिए गए इलेक्ट्रॉन युग्मों को ग्रहण करता है क्या कहलाता है? CMA कहलाता है, केंद्रीय धातु परमाणु कहलाता है। चलो अब इसकी परिभाषा देखते हैं। तो केंद्रीय धातु परमाणु आयन, सेंट्रल मेटल एटम, CMA या CMI की क्या डेफिनेशन है? वह धातु या धातु आयन
जो लिगेंड से इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण करते हैं वो क्या कहलाते हैं, CMA या CMI कहलाते हैं। अब देखिए इसकी अगर हम वो बनाएं, इसका अगर हम ग्राफ बनाएं तो इसका ग्राफ कैसे बनेगा, इसे देखें हम तो Fe क्या है, CMA है, और देखो CN इसे इलेक्ट्रॉन युग्म दान दे रहा है, 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 और CN इसे इलेक्ट्रॉन युग्म दान दे रहा है। तो जो इलेक्ट्रॉन युग्म दान देते हैं वो तो क्या कहलाते हैं, लिगेंड कहलाते हैं। जो इलेक्ट्रॉन युग्म को ग्रहण करते हैं वो क्या कहलाते हैं, CMA कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, CMA कहलाते हैं। तो वह धातु या धातु आयन जो लिगेंड से इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण करते हैं क्या कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं, CMA या CMI कहलाते हैं। इसमें CMI क्या है, Fe है। एक और बात बताऊं, जहां भी उप सहसंयोजन यौगिक आए उसमें बड़ा कोष्टक के बाद जो पहली धातु लिखी रहती है वो धातु CMA ही होती है। देखिए बड़े कोष्टक में पहली धातु है, बड़े कोष्टक में पहला जो तत्व होगा वो क्या कहलाएगा, धातु कहलाएगा। तो इसमें बड़े कोष्टक के प्रारंभ में क्या है, Fe तत्व है, इसलिए ये Fe क्या है, CMA है। और इसका अगर स्ट्रक्चर बनाया जाए तो यहाँ पर K4 ले लीजिए, और ये क्या कर रहे हैं, उपसहसंयोजी मंडल, उपसहसंयोजी बंध द्वारा एक दूसरे से इस प्रकार जुड़े हुए हैं। तो ये क्या कहलाएगा, केंद्रीय धातु परमाणु। अगर हम लिगेंड की बात करें, अगर हम लिगेंड की बात करें तो लिगेंड क्या होगा, CMA क्या है, वह धातु परमाणु जो लिगेंड से इलेक्ट्रॉन युग्म दान करता है क्या कहलाता है, CMA। और अगर लिगेंड की बात करें तो लिगेंड की डेफिनेशन क्या हो जाएगी, CMA जिनसे इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण करता है क्या कहलाते हैं, लिगेंड कहलाते हैं। CMA जिन तत्व परमाणुओं से या जिन आयनों से इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण करता है उन आयनों या उन तत्व परमाणुओं को हम क्या कहते हैं, लिगेंड कहते हैं। दूसरी डेफिनेशन हम क्या कहते हैं कि उपसहसंयोजी मंडल में CMA जिन तत्वों से उपसहसंयोजी बंध द्वारा जुड़े होते हैं, उन उपसहसंयोजी बंध द्वारा जुड़े होते हैं उन तत्वों को हम क्या कहते हैं, लिगेंड कहते हैं। तो CMA और लिगेंड की डेफिनेशन एक दूसरे के बिल्कुल समान है। वे धातु या धातुआं जो लिगेंड से इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं CMA कहलाते हैं। वे तत्व परमाणु या वे अणु या वे आयन जो CMA को इलेक्ट्रॉन युग्म देते हैं हम क्या कह देंगे, वे तत्व परमाणु, आयन या यौगिक जो CMA को इलेक्ट्रॉन युग्म देते हैं वो क्या कहलाते हैं, लिगेंड कहलाते हैं। वो क्या कहलाएंगे, लिगेंड कहलाएंगे। तो अब लिगेंड की डेफिनेशन अगर हम दें तो क्या देंगे, लिगेंड की डेफिनेशन, तो लिगेंड की डेफिनेशन क्या होगी, वे तत्व परमाणु, आयन अथवा यौगिक, यौगिक को आपको मालूम अणु भी कह सकते हैं, यौगिक कह लीजिए अणु कह लीजिए, तो वे तत्व परमाणु, आयन अथवा यौगिक जो CMA को इलेक्ट्रॉन युग्म दान देते हैं लिगेंड कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, लिगेंड कहलाते हैं। K4FeCN के होल 6 में CN क्या है, लिगेंड है। मैंने क्या बताया, बड़े कोष्टक में जो पहला तत्व परमाणु होगा, जो पहला तत्व परमाणु होगा वो CMA होगा, और इसके अलावा इसमें जितने भी तत्व परमाणु, आयन अथवा यौगिक होंगे वो लिगेंड होंगे। तो इस बड़े कोष्टक में केवल CMA और लिगेंड उपस्थित होते हैं। CMA केवल एक होता है जो बड़े कोष्टक के प्रारंभ होता है, बाकी सभी क्या होते हैं, लिगेंड होते हैं। अब एक शब्द आता है, अब एक शब्द आता है बहुभुज। क्या शब्द आता है, उपसहसंयोजन बहुभुज। उपसहसंयोजी बहुभुज किसे कहते हैं, संकुल यौगिक CMA से जुड़े लिगेंड, संकुल यौगिक में CMA से जुड़े लिगेंड त्रिविम में एक निश्चित व्यवस्था में होते हैं। यानी या तो अष्टफल की व्यवस्था में होंगे,
या चतुष्फलकीय व्यवस्था में होंगे या वर्ग समतलीय व्यवस्था में होंगे। अगर लिगेंडों की संख्या 6 है अर्थात समन्वय संख्या अगर 6 है तो ये अष्टफलकीय व्यवस्था में व्यवस्थित होंगे। और अगर लिगेंडों की संख्या 4 है अर्थात समन्वय संख्या कितनी है 4 है तो ये दो प्रकार के बहुभुज बनाएंगे, या तो वर्ग समतलीय और या चतुष्फलकीय, या तो वर्ग समतलीय बनाएंगे या चतुष्फलकीय बनाएंगे। तो ये जो व्यवस्थित होते हैं CMA से लिगेंड जिस रूप में व्यवस्थित होते हैं और रूप में व्यवस्थित होकर के एक बहुभुज का निर्माण करते हैं उस बहुभुज को ही हम क्या कहते हैं, उपसहसंयोजन बहुभुज कहते हैं। तो डेफिनेशन क्या है, संकुल योग में CMA से जुड़े लिगेंड त्रिविम में एक निश्चित व्यवस्था में जुड़े होते हैं, अतः एक बहुभुज का निर्माण करते हैं जिसे हम क्या कहते हैं, उपसहसंयोजन बहुभुज कहते हैं। अब देखिए समन्वय संख्या अगर 6 होने पर अष्टफलकीय बहुभुज, समन्वय संख्या 4 होने पर चतुष्फलकीय अथवा वर्ग समतलीय बहुभुज बनाते हैं। अब देखिए आप इसको या तो ऐसे बना दीजिए PT, ये अष्टफलकीय व्यवस्था है क्योंकि 6 Cl जुड़े हुए हैं। 6 समन्वय संख्या क्या है, इसमें समन्वय संख्या क्या है 6 होने पर क्या होता है अष्टफलकीय व्यवस्था। अब इसमें अष्टफलकीय व्यवस्था कैसे हो गई, अगर आप देखें तो देखिए इससे इसे जोड़िए, इससे इसे जोड़िए, एक बहुभुज बन जाएगा, इससे इसे जोड़िए, इससे इसे जोड़िए, ठीक है। तो यहां पर ये 4 फलक हो जाएंगे और इधर देखें तो ये 1 फलक 2 फलक 3 फलक 4 फलक, तो अष्टफलकीय बहुभुज का निर्माण करते हैं। या तो इसे ऐसे प्रदर्शित कर सकते हैं या इस प्रकार से प्रदर्शित करते हैं, तो ये होता है अष्टफलकीय बहुभुज। अब हम आपको बताएंगे संकुल यौगिक या उपसहसंयोजी यौगिक के प्रकार। अब संकुल यौगिक संकुल यौगिक जो है वो 3 प्रकार के होते हैं। देखिए मैंने अभी आपको बताया था संकुलायन, तो संकुलायन कै प्रकार के बताए थे, धनात्मक संकुलायन, ऋणात्मक संकुलायन और उदासीन संकुलायन। तो अगर वे यौगिक या वे संकुल यौगिक जिनमें धनात्मक संकुलायन उपस्थित है वो क्या कहलाएंगे, धनात्मक संकुल यौगिक। जिनमें ऋणात्मक संकुलायन उपस्थित है उसे क्या कहेंगे हम, ऋणात्मक संकुल यौगिक। और जिसमें उदासीन संकुल आयन उपस्थित है उसे हम क्या कहेंगे, उदासीन संकुल आयन। तो संकुल आयनों के आधार पर जो उपसहसंयोजी यौगिक हैं या संकुल यौगिक हैं या जटिल यौगिक हैं ये 3 प्रकार के होते हैं। अगर धनात्मक संकुल उपस्थित है तो धनात्मक संकुल आयन यौगिक कहलाएंगे, अगर ऋणात्मक संकुल उपस्थित है तो ऋणात्मक संकुल यौगिक कहलाएंगे, और अगर उदासीन संकुलायन उपस्थित है तो उदासीन संकुल यौगिक कहलाएंगे। तो इनकी डेफिनेशन और बताएंगे। तो संकुल आयन के आधार पर उपसहसंयोजन यौगिक या संकुल यौगिक 3 प्रकार के होते हैं। क्या प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। धनात्मक संकुल यौगिक, धनात्मक संकुल यौगिक क्या कहलाते हैं, वे जटिल आयन युक्त यौगिकों को धनात्मक संकुल यौगिक कहते हैं। देखिए ये धनात्मक संकुल है, इसमें ये जटिल आयन है या नहीं है, और ये जटिल आयन है मैंने पहले ही बताया कि धनायन पहले लिखे जाते हैं ऋणायन बाद में लिखे जाते हैं अकार्बनिक यौगिकों में। तो ये अकार्बनिक ये पहले लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है, ये जटिल आयन कैसा है, धनात्मक है या नहीं है, ये ऋणात्मक है। ये धनात्मक है या नहीं है, ये धनात्मक है या नहीं है। तो धन आयन युक्त, धन जटिल आयन युक्त यौगिकों को धनात्मक संकुल यौगिक कहते हैं। और अगर इसकी दूसरी परिभाषा देना चाहे तो दूसरी परिभाषा क्या है, वे संकुल यौगिक जो विलयन में आनीकृत होकर धनात्मक जटिल आयन देते हैं क्या कहलाते हैं, धनात्मक संकुल यौगिक कहलाते हैं। ऋणात्मक संकुल यौगिक, ऋण जटिल आयन युक्त यौगिक क्या कहलाते हैं, ऋणात्मक संकुल यौगिक कहलाते हैं। देखिए ये धन है तो ये ऋणात्मक संकुल आयन हुआ, जटिल आयन हुआ या नहीं हुआ, ये धनायन है तो ये ऋणात्मक जटिल आयन हुआ या नहीं हुआ, ये ऋण जटिल आयन हुआ या नहीं हुआ। दूसरी डेफिनेशन क्या दे सकते हैं, वे संकुल यौगिक जो विलयन में हानिकृत होकर ऋणात्मक जटिल आयन देते हैं क्या कहलाते हैं, ऋणात्मक संकुल यौगिक कहलाते हैं। उदासीन संकुल यौगिक क्या होते हैं, वे संकुल यौगिक जो विलयन में हानिकृत नहीं होते, किसी प्रकार के आयन नहीं देते, न धनायन न ऋणायन, अर्थात हानिकृत नहीं होते, वे क्या कहलाते हैं, उदासीन संकुल यौगिक कहलाते हैं।
जैसे FeCN ऑल्टो H2O का होल 4, PtH2 का ऑल्टो Cl4, ये क्या है उदासीन संकुल। इसके न तो आगे कोई आयन है न पीछे कोई आयन है, इसका मतलब क्या ये उदासीन है। इसके न तो आगे आयन है न पीछे आयन है, इसका मतलब क्या ये उदासीन है। तो ऐसे यौगिक क्या कहलाते हैं, उदासीन संकुल यौगिक कहलाते हैं। तो आज की वीडियो में हमने उपसह संयोजी यौगिकों का सामान्य परिचय देखा। आशा है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। थैंक यू, धन्यवाद।